नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर सीसीए रूल्स 1965 सीरीज का पार्ट 9 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिफेंस असिस्टेंट। डिफेंस असिस्टेंट को आप हिंदी में सहायक सरकारी सेवक भी कह सकते हैं। वैसे तो इसका एक्यूरेट हिंदी मुझे नहीं पता, अगर आपको इसकी जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह का गंभीर आरोप लगता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रूल 14 सीसीए रूल्स 1965 के तहत इंक्वायरी होल्ड करने का निर्णय लेता है, इंक्वायरी का ऑर्डर करता है। तो ऐसे केस में जो चार्ज ऑफिसर होते हैं यानी कि आरोपित कर्मचारी होते हैं, उनके पास भी अधिकार होता है किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बचाव में डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करने का। और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है इस सीरीज की पिछली वीडियो नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग में। मैंने आपको बताया था कि जब प्रिलिमिनरी हियरिंग की नोटिस चार्ज ऑफिसर को दी जाती है तो उसी नोटिस में यह भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि चार्ज ऑफिसर अपने बचाव में अगर किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखना चाहता है, अपॉइंट करना चाहता है, तो उसका नाम इंक्वायरी ऑफिसर को दे। यह मैंने आपसे डिटेल में इस सीरीज की पिछली वीडियो में चर्चा की है। तो यहाँ जो प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर चार्ज ऑफिसर किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करना चाहता है तो किसे अपॉइंट कर सकता है। तो जितने भी प्रश्न डिफेंस असिस्टेंट से संबंधित आपके मन में उठ रहा होगा, सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाला है। हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन ए डिफेंस असिस्टेंट अपॉइंटेड। आपके मन में जो पहला प्रश्न उठ रहा होगा कि डिफेंस असिस्टेंट का अपॉइंटमेंट कब होता है, तो इसका भी आंसर देने जा रहा हूं। हु कैन बी अपॉइंटेड एज डिफेंस असिस्टेंट, और जो वाइटल क्वेश्चन यहाँ पर है जिसकी चर्चा डिटेल में इस वीडियो में हम आपसे करने जा रहे हैं कि चार्ज ऑफिसर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करना चाहता है तो किसे अपॉइंट कर सकता है, यानी किसे डिफेंस असिस्टेंट बना सकता है, किसे डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रख सकता है। और जानते हैं कि कोई भी चीज बिना शर्त का नहीं होता। तो डिफेंस असिस्टेंट के अपॉइंट से जुड़ी हुई शर्तें क्या होती है, यानी कि किन शर्तों का पालन करना होता है, इससे संबंधित शर्तें क्या होती है। अगर इंक्वायरी ऑफिसर यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है डिफेंस असिस्टेंट के रूप में और इंक्वायरी ऑफिसर उसे एक्सेप्ट नहीं करती तो उसके खिलाफ अपील का भी प्रोविजन है। तो हम अपील कहाँ कर सकते हैं, तो इन सभी मुद्दों पर आगे इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए डिफेंस असिस्टेंट के अपॉइंटमेंट के संबंध में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि मेरा मुख्य उद्देश्य है लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारी इतने सक्षम नहीं होते कि खुद को डिफेंड कर सके। और इसीलिए मुझे है आपको योग्य बनाना, सक्षम बनाना, ताकि समय पड़ने पर आप खुद को डिफेंड कर सके और किसी दूसरे कर्मचारी की भी मदद कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं इसे डिटेल में। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि जो चार्ज ऑफिसर है उनको यह अधिकार कहाँ से मिला हुआ है कि किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अंदर रूल 14(8) यानी रूल 14 सब रूल 8 सीसीए रूल्स 1965 के तहत जो चार्ज ऑफिसर होते हैं, जिसे एक्यूज ऑफिसर कहते हैं, उनको अधिकार मिला हुआ है किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखने का, यानी कि आप खुद को बचाव करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करने का। अब इसके लिए जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या किसी को अगर चार्ज ऑफिसर डिफेंस असिस्टेंट बनाना चाहता है तो क्या इसके लिए जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं तो क्या उनका परमिशन लेना जरूरी होता है? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यहाँ देख सकते हैं, नो परमिशन इज नीडेड बाय द एक्यूज गवर्नमेंट सर्वेंट टू सिक्योर असिस्टेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट।
अगर किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी का मदद लेना चाहता है, उसे डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखना चाहता है, तो इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अब आगे है कि द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसेंटिंग टू एक्ट एज डिफेंस असिस्टेंट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द परमिशन फॉर असिस्टिंग एक्यूज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि जो व्यक्ति यानी कि जो सरकारी कर्मचारी तैयार होते हैं डिफेंस असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए, यानी कि चार्ज ऑफिसर को डिफेंड करने के लिए, तो क्या उनको परमिशन लेने की जरूरत होती है? तो दोस्तों, उनको भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ दो बात स्पष्ट है कि अगर किसी को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करना है, तो चार्ज ऑफिसर को किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को यानी कि चार्ज ऑफिसर को मदद करना चाहता है, असिस्टेंस देना चाहता है, यानी उनको बचाव करना चाहता है, तो इसके लिए भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। और इसकी और आगे क्या प्रक्रिया होती है, हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कंट्रोलिंग ऑफिसर से परमिशन इस सेंस में जरूरी होता है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर को पहले इसकी सूचना दी जाती है और इसका परमिशन ले लिया जाता है, ताकि उस डेट पर उनको छोड़ा जा सके, यानी कि डिफेंस के लिए छोड़ा जा सके। तो यहाँ दो बातें हैं, यानी कि किसी को डिफेंस करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कंट्रोलिंग ऑफिसर का परमिशन होना जरूरी है, ताकि जिस डेट को या जिस टाइम में ये डिफेंस करने के लिए यानी कि चार्ज ऑफिसर को डिफेंस करने के लिए अपना स्टेशन छोड़ते हैं, तो उसके लिए जो लीव है यानी जो स्टेशन छोड़ने का परमिशन है, यह तो कंट्रोलिंग ऑफिसर से ही मिलता है। तो इस सेंस में थोड़ा परमिशन लेने की जरूरत होती है। अदरवाइज किसी को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अगर आप मदद करना चाहते हैं, यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी चार्ज ऑफिसर को मदद करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और इससे संबंधित लेटर जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीचे में उसका रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह तो आपने देख लिया कि परमिशन की जरूरत नहीं होती। अब आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा होगा, वेयर इज डिफेंस असिस्टेंट अपॉइंटेड, इसकी चर्चा मैंने इस सीरीज की पिछली वीडियो पार्ट 9 में की है, नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग में। अब यहाँ देखते हैं कि इट इज डिजायरेबल दैट आईओ इन्फॉर्म्स सीओ ऑफ द लेटर्स एंटाइटलमेंट फॉर हैविंग सर्विसेज ऑफ डिफेंस असिस्टेंट इन द फर्स्ट कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द हियरिंग नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग। कहता है कि यह अच्छा होता है कि जो आईओ होता है, ये जो फर्स्ट कम्युनिकेशन देता है यानी कि फर्स्ट नोटिस देता है, किसको? चार्ज ऑफिसर को हियरिंग के संबंध में, जिसे आप कहते हैं प्रिलिमिनरी हियरिंग। तो उसी नोटिस में इसके बारे में बताया जाना चाहिए, चार्ज ऑफिसर को बताया जाना चाहिए कि उनके पास अधिकार है किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखने का। और इसलिए इसे इसकी पिछली वीडियो 9 में चर्चा की है कि जनरली इसका जिक्र होता है नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग में ही। और उसी में यह इंस्ट्रक्शन चार्ज ऑफिसर को दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखना चाहता है, तो उसका नाम नॉमिनेट करे, यानी कि उसका नाम इंक्वायरी ऑफिसर को भेजे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ देखिए कि जो ही कहता है कि सीओ इन्फॉर्म द आईओ ऑफ द डिटेल्स ऑफ डिफेंस असिस्टेंट, आईओ में राइट टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द डिफेंस असिस्टेंट सो दैट लेटर में बी स्पेयर फॉर द फर्स्ट हियरिंग इटसेल्फ। अभी जस्ट मैंने बात किया है कि जनरली जो जो सरकारी कर्मचारी डिफेंस असिस्टेंट के रूप में काम करना चाहता है, किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को डिफेंड करना चाहता है, तो इसके समय में प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को अपना कंसेंट देना होता है रिटेन में, यानी अपनी सहमति देनी होती है। और उस कंसेंट के साथ चार्ज ऑफिसर नाम भेजता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का नाम किसको भेजता है? तो इंक्वायरी ऑफिसर को भेजता है, यानी कि कौन से व्यक्ति डिफेंस असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, और उनका एक कंसेंट लेटर भी साथ में भेजा जाता है। तो जो ही आईओ को यह लेटर, यह नॉमिनेशन मिलता है, यानी कि उस व्यक्ति का नाम मिलता है, तुरंत इसकी सूचना जो है डिफेंस असिस्टेंट के कंट्रोलिंग ऑफिसर को देता है कि इस डेट पर या इस टाइम में हियरिंग होगा, ताकि कंट्रोलिंग ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को, यानी कि जो डिफेंस असिस्टेंट के रूप में काम करने का कंसेंट दिया है, तो उस डेट और टाइम में छोड़ा जा सके। तो यह जो जनरली इसका प्रक्रिया होता है कि चार्ज ऑफिसर नॉमिनेट करते हैं, यानी कि नाम भेजते हैं किसको? इंक्वायरी ऑफिसर के पास में। अब ये इंक्वायरी ऑफिसर का काम होता है इसके बारे में सूचना देने का, किसको? तो कंट्रोलिंग ऑफिसर को इसकी सूचना देने का, ताकि उस डेट और टाइम पर उनको स्पेयर किया जा सके, यानी कि हियरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए छोड़ा जा सके।
आपने यह प्रक्रिया देख लिया। अब यहाँ है कि वेयर हु कैन बी अपॉइंटेड एज डिफेंस असिस्टेंट, यह बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि तीन तरह के व्यक्ति को चार्ज ऑफिसर डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट कर सकता है। पहला है गवर्नमेंट सर्वेंट, और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है जो सर्विंग है, और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अंदर सस्पेंशन है, कोई सरकारी कर्मचारी निलंबित है, तो ऐसे निलंबित कर्मचारी भी डिफेंस असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। और दूसरा है रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी अपॉइंट किया जा सकता है डिफेंस असिस्टेंट के रूप में। और तीसरा है लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि अ, कुछ शर्तों के साथ जो चार्ज ऑफिसर हैं, तो वह चाहे तो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, किसी वकील को, एडवोकेट को भी डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इससे संबंधित कुछ शर्तें भी है जिसकी चर्चा आगे इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। तो आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि जिससे पहले आप अपॉइंट करना चाहते हैं, तो जो डिफेंस असिस्टेंट के रूप में जो सरकारी कर्मचारी काम करना चाहते हैं, तो उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हाई है या फिर उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो इंक्वायरी ऑफिसर एक्सेप्ट ना करे। तो दोस्तों ऐसा है कि जो डिफेंस असिस्टेंट है उनका एकेडमिक अटेंडमेंट क्या है, उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, उसका अनुभव क्या है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो ऊपर एबीसी में बताया गया है, अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आईओ उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकती कि आदमी बहुत क्वालिफाइड है या फिर इस आदमी के पास लंबा अनुभव है तो इसे अपॉइंट अपॉइंट करने का मैंने कंसेंट हम नहीं देंगे, ऐसा इंक्वायरी ऑफिसर नहीं कर सकता। अब यहाँ देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या है। अब एक एक रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज के बारे में कि इसके संबंध में रिस्ट्रिक्शन क्या है, कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है, यानी कि कुछ कंडीशन भी रखा गया है। तो यहाँ पहले आप देखिए पहला कंडीशन क्या है कि असिस्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी फ्रॉम द हेडक्वार्टर स्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और एट द प्लेस वेयर इंक्वायरीज है। पहले दो शर्तें हैं कि जिस किसी भी सर्विंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं, तो वह या तो हेडक्वार्टर स्टेशन से होना चाहिए, यानी कि जो चार्ज ऑफिसर का हेडक्वार्टर है, यानी कि उनका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, या तो उस जगह से बिलोंग करना चाहिए, या फिर जिस जगह पर इंक्वायरी होल्ड किया जाता है, नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग में आप मैंने आपसे चर्चा की है कि किसी दूसरी जगह को भी फिक्स किया जा सकता है, यानी कि इंक्वायरी का वेन्यू बनाया जा सकता है, इंक्वायरी का प्लेस बनाया जा सकता है आईओ के द्वारा। तो अगर किसी दूसरी जगह में इंक्वायरी होता है तो वह यानी कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट उस स्टेशन से बिलोंग करना चाहिए, या तो हेडक्वार्टर से, यानी कि चार्ज ऑफिसर की जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उस जगह से बिलोंग करना चाहिए, या फिर जहां पर इंक्वायरी का प्लेस है, यहाँ की हेडक्वार्टर के अलावा किसी दूसरे प्लेस को अगर डिटरमाइन किया गया है, इंक्वायरी प्लेस बनाया गया है, तो उस प्लेस से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इफ द इंक्वायरी ऑफिसर सो परमिट्स हैविंग रिगार्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस असिस्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी फ्रॉम एनी अदर स्टेशन। और ऐसा है कि अगर किसी दूसरे स्टेशन से बिलोंग करता है, यानी कि जिसको भी डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो ऐसे कर्मचारी किसी दूसरे स्टेशन से भी बिलोंग कर सकता है, बशर्ते कि इसकी अनुमति आईओ दे, यानी इंक्वायरी ऑफिसर इसकी अनुमति दे। और मैं यह कह सकता हूं कि 99% केस में आईओ परमिशन देने से इनकार नहीं करती, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जनरली एक्सेप्ट कर लेती है अगर डिफेंस असिस्टेंट हेडक्वार्टर या फिर प्लेस ऑफ इंक्वायरी के अलावा किसी दूसरी जगह से भी बिलोंग करता है। अब ये कहता है, यहाँ देख रखे हैं शॉर्ट में कि नेचुरल जस्टिस कहता है कि ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सीयू इन दिस रिगार्ड मस्ट बी थ्रू अ स्पीकिंग वन। अगर आईयू इसे रिजेक्ट करती है, इस आधार पर रिजेक्ट करती है कि वह जिनका नाम डिफेंस असिस्टेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है, वह ना तो हेडक्वार्टर से बिलोंग करता है, ना तो प्लेस ऑफ इंक्वायरी से बिलोंग करता है, यानी कि किसी दूसरे प्लेस से बिलोंग करता है, तो इसे रिजेक्ट करने के लिए स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, क्लियर रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कहता है कि जनरली इसका परमिशन देना चाहिए, क्योंकि बाद में ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि अगर परमिशन नहीं दिया जाता है तो जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस है, यानी कि जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए चार्ज ऑफिसर को, यानी कि इसका मतलब होगा उससे वंचित रखना। तो इसीलिए अगर रिजेक्ट किया जाता है तो एकदम क्लियर ऑर्डर देना होता है, इंक्वायरी ऑफिसर को लिखना होता है डेली ऑर्डर शीट में कि इसे क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। अब अगर ऐसा रिजेक्ट होता है तो अपील का भी प्रोविजन है।
The CO agreed by the order of the IO in the matter of engaging a defense stand from outstation is at liberty to make an appeal to the disciplinary authority as provided in this order. अगर आईओ रिजेक्ट कर देती है यानी कि रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर देती है इस आधार पर कि डिफेंस असिस्टेंट आउटसाइड स्टेशन से बिलोंग करता है किसी दूसरे प्लेस से बिलोंग करता है तो इसकी अपील डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पे की जा सकती है यानी कि आईओ के इस ऑर्डर के खिलाफ अपील का प्रोविजन है और यह अपील की जा सकती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को और इससे संबंधित सर्कुलर आप यहाँ देख सकते हैं डीओपीटी का यहाँ रेफरेंस दिया गया है तो अगर इस तरह का केस होता है कि आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है तो जरूर आप इसका अपील डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास करें। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या है यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर मान लीजिए डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं तो इससे संबंधित कंडीशन क्या है। तो इस कंडीशन के बारे में पहले बात किया है अभी जस्ट मैंने चर्चा की है कि वो या तो हेडक्वार्टर स्टेशन से बिलोंग करना चाहिए सीओ का जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है जिसे हेडक्वार्टर कहा जाता है या फिर जहां इंक्वायरी हो रहा हो पहले शर्त तो यह है। अब दूसरा शर्त यहाँ देख सकते हैं द पर्सन सो अपॉइंटेड मस्ट नॉट हैव 3 पेंडिंग केसेज। अगर सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उससे जुड़ी हुई एक शर्त होती है कि उनके पास में 3 से ज्यादा केस नहीं होना चाहिए यानी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में अगर वो दूसरे व्यक्ति को भी डिफेंड कर रहे हैं तो 3 से ज्यादा केस नहीं होना चाहिए तो यह शर्त लागू होता है सर्विंग पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई शर्तें क्या होती है तो इसके बारे में भी हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ कहता है कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के संबंध में जो शर्तें हैं 3-4 शर्तें हैं जिसे हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं पहली शर्त ये होती है कि रिटायर्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट करना शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को आप डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर होना चाहिए और दूसरी शर्त शर्त यह है कि अगर वह लीगल प्रैक्टिशनर होता है यानी कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट होता है अगर वह लीगल प्रैक्टिशनर होता है और जैसा कि आपने देखा होगा कि कई लोग रिटायर करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगते हैं तो अगर वो लीगल प्रैक्टिशनर होता है तो लीगल प्रैक्टिशनर से संबंधित जो शर्तें होती है वह लागू होगा यानी कि उसके लिए कुछ शर्तें होती है यानी कि फ्रीली किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करने की परमिशन नहीं दी जाती है। उससे जुड़ी हुई शर्तें हैं जिसके बारे में भी आगे इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और तीसरा केस है कि शुड नॉट हैव बीन एसोसिएटेड विद द केस इन एनी मैनर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी यानी कि चार्ज ऑफिसर का जो केस है उससे किसी भी तरह से ऑफिशियल वे में कभी भी उस आदमी का कोई रिश्ता ना रहा हो यानी कि उस केस से जुड़ा हुआ ना हो। और चौथा देखते हैं कांट फंक्शन एट डिफेंस असिस्टेंट इन मोर देन 7 केसेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखा कि सर्विंग के केस में 3 का रिस्ट्रिक्शन है और जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है वहां पर रिस्ट्रिक्शन है 7 का यानी कि जब चार्ज ऑफिसर को जिसके लिए वो अपना कंसेंट देते हैं उस समय में उनके पास में 7 से ज्यादा उस केस को जोड़कर 7 से ज्यादा केस नहीं होना चाहिए अगर 7 से ज्यादा होता है तो वह एलिजिबल नहीं होंगे। और ये बताता हूं कि जब कंसेंट देता है इंक्वायरी ऑफिसर को जब नाम भेजा जाता है तो साथ ही में यह भी एक तरह का अंडरटेकिंग दिया जाता है रिटायर्ड या सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा कि अगर सर्विंग है तो उनके पास में 3 से ज्यादा केस नहीं है अगर रिटायर्ड है तो उनके पास 7 से ज्यादा केस नहीं है। तो कंसेंट में यह अंडरटेकिंग भी होता है जो कि इंक्वायरी ऑफिसर को भेजा जाता है जिसकी चर्चा अभी जस्ट मैंने आपसे की है। अब यहाँ की लीगल प्रैक्टिशनर को कब अलाउ किया जा सकता है अगर सीओ किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखना चाहता है तो उससे जुड़ी हुई शर्तें क्या होती है यहाँ देखते हैं कि कहता है यहाँ पर पहली शर्त देखिए अगर पीओ लीगल प्रैक्टिशनर होता है अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर के बारे में बताया है कि वह डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पक्ष को रखता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के वकील के रूप में काम करता है। अगर पीओ लीगल प्रैक्टिशनर होता है तो कहता है सीओ के पास कानूनी अधिकार होता है लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करने का किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करने का। यहाँ देख लिया अगर पीओ है तो सीओ अगर रखना चाहता है तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब यहाँ देखिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक तो ये हो गया अगर पीओ लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होता तो भी सीओ किसी लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखना चाहता है तो क्या करे। अब यहाँ कहता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी केस के सर्कमस्टेंस को देखते हुए
ऐसा परमिट कर सकता है। अगर पीओ लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है तो भी सीओ को किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करने का, नॉमिनेट करने का परमिशन दे सकती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर मान लीजिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर, मान लीजिए किसी किसी केस में होता है जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर सीबीआई का होता है या लॉ ऑफिसर होता है, जिसमें लीगल एडवाइजर, जूनियर लीगल एडवाइजर होता है, तो कहता है कि अगर ये केस को मान लीजिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बिहाफ पर केस का आर्गू कर रहे हैं, माने पक्ष को रख रहे हैं, अगर इसमें से जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर सीबीआई का होता है या फिर लॉ ऑफिसर अगर होता है जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पक्ष को रख रहा है, तो इस केस में कहता है कि सीओ को भी अधिकार मिलना चाहिए किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखने का। और कहता है कि जो किसे यहाँ कहता है, नो गाइडलाइन एग्जिस्ट फॉर परमिटिंग नॉमिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर बाय द चार्ज ऑफिशियल। कहता है कि चार्ज ऑफिसर जो है लीगल प्रैक्टिशनर को नॉमिनेट अगर करते हैं तो इससे संबंधित जो परमिशन की जरूरत होती है, तो कहते हैं इसके संबंध में कोई भी गाइडलाइन नहीं है। आपने देखा कि पहला अगर पीओ है तो सीओ का अधिकार मिलता है, स्टैट्यूटरी राइट है, या सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, केस के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिशन दे सकती है, भले ही पीओ लीगल प्रैक्टिशनर ना हो। और तीसरी बात आपने देखा कि अगर पीओ का काम प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर सीबीआई का हो या लॉ ऑफिसर हो, अगर वो कर रहे हैं, तो इस केस में भी कहता है कि सीओ के केस को फेवरेबली कंसिडर किया जाए, यानी कि सीओ को परमिशन दिया जाना चाहिए। तो आप अब यहाँ देखिए, यहाँ कहता है कि जो, हाँ कहता है कि अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नॉट अ लीगल प्रैक्टिशनर, द डायरेक्शन शुड बी यूज्ड इन फेवर ऑफ द डिस्कशन शुड बी यूज्ड इन फेवर ऑफ द डेलिंक्वेंट ऑफिशियल। और कहता है कि मैक्सिमम केस में अगर सीओ रिक्वेस्ट करता है, चार्ज ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर अगर लीगल प्रैक्टिशनर नहीं भी होता है, तो भी कहता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इसके बारे में कंसीडर करना चाहिए। कहता है कि इसे फेवरेबली कंसीडर करना चाहिए। एंड ही शुड बी अलाउड टू इंगेज लॉयर्स एज अ पार्ट ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। और कहता है कि किसी भी लॉयर को, लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट करने का परमिशन देना चाहिए, यानी कि उनको अलाउ करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कहता है कि केस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि लेमैन ऐसी चीज को समझ नहीं पाता है, यानी कभी कभी केस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है चार्ज ऑफिसर का, यानी कि उन पर जो आरोप लगे हैं इतना जटिल होता है कि एक अगर कोई सिंपल आदमी कोई दूसरे सरकारी कर्मचारी अगर डिफेंड कर रहे हो सकता है उनके समझ में ना आए, उतने एविडेंस को एनालाइज न कर पा सके। इसलिए कहता है कि ऐसे केस में भी मिलनी चाहिए। अगर इस तरह का रिक्वेस्ट आता है तो उसे सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, और यहाँ पर डिस्कशन का यूज करना चाहिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, यानी कि उसे अलाउ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया इसके संबंध में कि डिफेंस असिस्टेंट किसे रख सकते हैं, कब बना सकते हैं। और एक बात मैं कहूंगा, डिफेंस असिस्टेंट रखना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि आप अपना केस अच्छे से डिफेंड नहीं कर सकते, भले आपके पास में कितनी भी लीगल जानकारी क्यों ना हो, कितना भी टेक्निकल चीजों की जानकारी आपके पास क्यों ना हो। इसीलिए जब जरूरत हो तो आप डिफेंस असिस्टेंट की जरूर रखें। और जो यहाँ शर्तें दी गई है तो इन शर्तों को भी ध्यान में रखें, तो आपको परमिशन मिल जाता है, लीगल प्रैक्टिशनर को भी रखने का परमिशन मिल सकता है। तो इस केस में आप अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।